नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है लघु पाराशरी पर एपिसोड नंबर 13 में। आज हम बात करने जा रहे हैं लघु पाराशरी के श्लोक नंबर 32 पर। दशा अंतर्दशाओं की हम बात कर रहे हैं। किसी भी योग का फल, चाहे वो मारक हो, चाहे वो कारक हो या योग कारक हो, या किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने का समय कब होता है, ये हम बात कर रहे हैं दशाओं के आधार पर। लघु पाराशरी में या पाराशर होरा शास्त्र में या पाराशर ऋषि के ग्रंथ में विंशोत्तरी दशा को कंसीडर किया गया है। विंशोत्तरी मतलब 120 वर्ष की जो दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इसको हम कंसीडर किया गया है। और हम जो बात कर रहे हैं महादशा और अंतरदशाओं पर हम बात कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं आज श्लोक नंबर 32 की। दशा फलाध्याय का ये चौथा श्लोक है और लघु पाराशरी का 32वां श्लोक है। पहले श्लोक समझ लेते हैं। स्वदशायाम त्रिकोणेश भक्तो केंद्रपते शुभम दिशेत सोपि तथा नो चेद संबंधेन पापकृत। पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। चलिए कुंडली ले लेते हैं जिस पर हम इसका अध्ययन करेंगे। ये मकर लग्न की कुंडली है आपकी स्क्रीन पर। पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं। क्या कहता है श्लोक नंबर 32? श्लोक नंबर 32 कहता है कि केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्दशा और त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतर्दशा शुभ होती है। केंद्रेश केंद्र होते हैं, ये तीनों लग्न को भी केंद्र में कंसीडर किया गया है। स्पेशली इन तीनों को केंद्र भाव कहा गया है। लग्न भाव, केंद्र और त्रिकोण दोनों की उपाधि दी गई है, तो इन चारों को भी हम केंद्र मान सकते हैं। केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्दशा, तुला राशि का स्वामी शुक्र, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और मेष राशि का स्वामी मंगल, इन तीनों को केंद्रेश कहा गया है। इनके स्वामी, इन राशियों के स्वामी केंद्रेश। और त्रिकोणेश, एक त्रिकोण ये है जिसका स्वामी कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया, और एक त्रिकोणेश ये है जिसमें पंचम भाव में स्थित वृष राशि का स्वामी शुक्र हो गया। तो त्रिकोणेश बुध और शुक्र, केंद्रेश मंगल, चंद्रमा और शुक्र। केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्दशा और त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतर्दशा शुभ होती है। ये एक सिंपल सा नियम है कि जब भी केंद्र की महादशा होगी या त्रिकोणेश की अंतर्दशा होगी, अथवा त्रिकोणेश की महादशा होगी और केंद्रेश की अंतर्दशा होगी, तो यह शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। पहली कारिका कहती है। दूसरी कारिका या दूसरी लाइन कहती है कि यदि दोनों में परस्पर संबंध हो तो विशेष शुभ फल होता है। देखिए, एक कंडीशन हो गई कि इनके स्वामी और इनके स्वामी त्रिकोणेश अथवा केंद्रेश, त्रिकोणेश अथवा केंद्रेश की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही हो तो शुभ फल देगी। लेकिन इन दोनों में अगर संबंध भी स्थापित हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में शुक्र त्रिकोण का स्वामी हो गया और चंद्रमा केंद्र का स्वामी हो गया, तो इन दोनों में संबंध है, युति संबंध, तो ये दशा शुभ फल प्रदान करने वाली होगी अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक, क्योंकि दोनों में संबंध भी स्थापित हो रहा है। अगर संबंध न हो तो शुभ फल प्रदाता होगी, और अगर संबंध बन जाता है तो विशेष शुभ प्रदाता होगी। यदि केंद्रेश या त्रिकोणेश में कोई दोष हो तो उनकी दशा अंतर्दशा में संबंध रहने पर सामान्य शुभ फल और संबंध न रहने पर अशुभ फल होता है। अगेन, केंद्रेश की महादशा और त्रिकोणेश की अंतर्दशा अथवा त्रिकोणेश की महादशा और केंद्रेश की अंतर्दशा अगर चल रही होती है और इनमें संबंध ना हो तो शुभ फल प्रदाता, अगर संबंध हो गया तो विशेष शुभ फल प्रदाता। अगर इनमें ये कोई दोष युक्त हो, दोष से मतलब हो गया भाव के आधार पर दोष युक्त हो, भाव के आधार पर दोष और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नीच हो जाए, जैसे अस्त हो जाए, जैसे शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, ये इस प्रकार के भी दोष होते हैं, वो कंसीडर नहीं होंगे। दोष भावेशत्व के आधार पर, भाव के आधार पर यदि कोई दोष होता है, जैसे 6, 8, 12 का स्वामी हो गया, त्रिक भाव का स्वामी हो गया, या त्रिषडाय का स्वामी हो गया, 3, 6, 11 का स्वामी हो गया, तो ये दोष युक्त हो गया।
तो अगर दोषयुक्त हो जाता है अथवा द्वितीय का स्वामी हो गया तो ये दोषयुक्त हो गया। अगर दोषयुक्त हो जाता है तो संबंध अगर स्थापित होगा तब तो वो शुभ फल देगी, अगर संबंध नहीं होगा केंद्र और त्रिकोण में किसी प्रकार का तो यह अशुभ फल प्रदाता होगी। पूरे श्लोक का सार ये है। अच्छा, संबंध जो बात आ रही है, हमने बात कर रही थी चतुर्विध संबंध की। लघु पारशरी में लगातार हम बात करते जा रहे हैं चतुर्विध संबंध की। अगर आपको विशेष रूप से अगर चतुर्विध संबंध को जानना है तो श्लोक नंबर 14 आप देख लीजिएगा, जिसमें विस्तार से इसकी व्याख्या करी गई है। चतुर्विध संबंध होते हैं, अगर क्रमानुसार अगर देखें तो सबसे अच्छा क्षेत्र संबंध, फिर दृष्टि संबंध, फिर स्थान दृष्टि संबंध और फिर सहावस्थान अथवा युति संबंध। ये 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं पाराशर ऋषि के द्वारा। इसके अलावा यदि हम फल दीपिका में पढ़ते हैं, या फल दीपिका भी एक ऑथेंटिक ग्रंथ होता है ज्योतिष का, तो फल दीपिका में 5 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। 5 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है परस्पर एक दूसरे की राशि में कोई ग्रह स्थित हो, जिसको कि क्षेत्र संबंध भी कहते हैं, स्थान परिवर्तन संबंध भी कहते हैं। जैसे शुक्र चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा शुक्र की राशि में हो जाए। दूसरा संबंध है एक साथ एक भाव में स्थित होना, जैसे कि मंगल और शनि है, ये भी एक प्रकार का संबंध है। ये हम बात कर रहे हैं फल दीपिका के अनुसार। तीसरा संबंध है परस्पर पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखना, जैसे राहु इन चारों ग्रहों को देख रहा है और ये चारों ग्रह राहु को देख रहे हैं, तो ये तीसरे प्रकार का संबंध हो गया। चौथे प्रकार का संबंध है परस्पर केंद्र में होना। परस्पर केंद्र से मतलब हो गया कि सूर्य से मंगल और शनि केंद्र में है और मंगल और शनि से सूर्य केंद्र में है, इस कुंडली के अकॉर्डिंग। जैसे सूर्य से 1, 2, 3, 4 चौथा स्थान जो होता है वो केंद्र स्थान होता है। जैसे इसमें बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 चौथा स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान, ये परस्पर केंद्र स्थान है। तो इसी प्रकार मंगल और शनि से सूर्य 10वें स्थान में है, तो इसका मतलब ये सूर्य और मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र स्थान में है। ये भी बहुत कंसीडर किया जाता है। जब हम संबंध की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, तो पाराशर मत से अलग इस संबंध को भी कंसीडर करते हैं। 5वें प्रकार का संबंध है एक दूसरे से परस्पर त्रिकोण में हो, जैसे मंगल और शनि से ये चारों ग्रह त्रिकोण में और इन चारों ग्रहों से मंगल और शनि त्रिकोण में, तो ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव संबंध बताया गया है। ये भी बहुत कंसीडर किया जाता है, बहुत ग्राह्य सूत्र है ये और बहुत अच्छा वर्क भी करता है, प्रेडिक्शन के समय पे अच्छे परिणाम देता है ये। तो फल दीपिका के अकॉर्डिंग ये 5 प्रकार के संबंध हैं। चलिए अगेन अपने विषय पर आते हैं। इस पूरे श्लोक के आधार पर हम एक बात हमें समझ में आ गई, एक बात हमने समझ ली कि यदि योग कारक ग्रह की महादशा हो और दूसरे योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो तो यह शुभ परिणाम देने वाली होगी। योग कारक मतलब ये हो गया केंद्र त्रिकोण का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। अगर ये शुभ हो, पहले योग कारक ग्रह की महादशा हो, दूसरे योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, तो ये शुभ परिणाम देती है। अगर इसमें कोई दोष हो, दोष से मतलब ये हो गया कि ये किसी अशुभ स्थान का स्वामी बन जाए। जैसे अगर इसी कुंडली में हम बात करें मंगल की, तो मंगल केंद्र का स्वामी तो है, लेकिन इसके साथ त्रिषडाई का भी स्वामी है, 11th हाउस का भी स्वामी है। इसी प्रकार से अगर हम बुध की बात करें तो बुध 9वें भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, लेकिन त्रिक भाव का भी स्वामी है, 6ठे भाव का भी स्वामी है, अथवा त्रिषडाई भाव, त्रिषडाई और त्रिक दोनों भावों का स्वामी, दोनों भाव 6ठा भाव कहलाता है। 6ठे भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं और 6ठे भाव को त्रिषडाई भाव भी कहते हैं। तो ये त्रिकोण का भी स्वामी हो गया और 6ठे भाव का भी स्वामी हो गया, तो ये भी एक दोषयुक्त स्थिति इसकी हो गई। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये दोषयुक्त हो जाता है। जो परिणाम होते हैं वो सामान्य शुभ फल देने वाले बन जाता है। विशेष शुभ तो दोनों ही योग कारक हों और शुभ हों। शुभ में भी एक चीज और हमें देखनी होगी कि केंद्र का स्वामी, इन तीनों केंद्र का स्वामी अगर
शुभ ग्रह है तो वो दोष युक्त हो गया, क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष लग गया। लेकिन इन तीनों भाव का स्वामी अगर कोई पाप ग्रह है या क्रूर ग्रह है तो वह शुभ हो गया, क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष लग गया। केंद्राधिपत्य के दोष के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, विस्तार से हमने बात करी थी कि केंद्र भाव के स्वामी में अगर शुभ ग्रह है तो शुभता नष्ट हो जाएगी और अशुभ ग्रह है तो अशुभता नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब अशुभ ग्रह कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हो गया, अशुभता खत्म हुई है। तो इसका मतलब ये है कि शुभ फल दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर शुभ की बात करें तो इसका शुभत्व तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शुभ तो फल नहीं देगा, अशुभ दे सकता है। तो केंद्राधिपत्य दोष में ये हमें देखना होगा कि अगर पापी ग्रह का स्वामी अगर इन तीनों भाव का हो गया तो ये शुभता प्रदान करने वाला होगा। पहले भी हम जब हमने श्लोक नंबर 15 और 22 की बात करी थी तो उसमें भी हमने ये बात करी थी कि अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश यदि दोष युक्त भी हो जाते हैं तो संबंध मात्र से वो बलवान हो जाते हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश अगर कोई दोष भी आ जाता है, जैसे कि नवम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी कोई एक ग्रह हो जाए, या दशम भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी कोई एक ग्रह हो जाए, या और किसी अन्य प्रकार का भाव से दोष अगर आ जाता है, भाव के अकॉर्डिंग दोष आ जाता है। देखिए बहुत बार बात हो चुकी है इस दोष की। 4 ग्रह, 4 भाव ये और 2 भाव ये, 6 भाव। अब बचे 6 भाव। 6 भाव ये तो शुभ हो गए, ये 4 शुभ हो गए और ये 2 शुभ हो गए, 6 तो शुभ हो गए। अब जो बचे उसमें से 6, 8 और 12 त्रिक भाव के स्वामी 3 ये हो गए, और दूसरा, तीसरा और एकादश भाव का स्वामी ये हो गए। ये ऑलरेडी मारक है, ये तृतीय भाव मारक है और द्वितीय भाव मार्केश है, और ये त्रिषडाय का स्वामी है। तो ये 6 भाव अशुभ हो गए। तो अगर इस तरह की कोई भी अशुभता आ जाती है तो वो दोष युक्त हो जाता है। तो श्लोक नंबर 15 में हमने बात करी थी, केंद्रेश और त्रिकोणेश यदि दोष युक्त भी हो जाएं तो परस्पर संबंध मात्र से एक दूसरे से अगर संबंध स्थापित हो जाता है, चतुर्विध संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि हम लघु पारश्री पढ़ रहे हैं इसलिए चतुर्विध संबंध की हम बात करेंगे। अगर चतुर्विध संबंध इसमें जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो वह योग कारक ही हो जाएगा। ये हमें श्लोक नंबर 15 में हमने बात करी थी। और केंद्रेश अथवा त्रिकोणेश निर्दोष हों, दोष मुक्त हों, तो वो योग कारक ही होंगे, शुभ फल ही प्रदान करने वाले होंगे। लेकिन अगर दोष हो जाता है तो उनका फल चेंज हो जाएगा, सामान्य शुभ हो जाएगा अथवा अशुभ हो जाएगा। देखिए ओवरऑल क्या बात आई इस श्लोक के आधार पे और कारिका 15 के आधार पे या श्लोक नंबर 22 के आधार पे जो हमारा जो कंक्लूजन निकला है, जो परिणाम निकला है, वो ये निकला है कि यदि पापी केंद्रेश हो और त्रिकोणेश शुभ हो, मतलब इसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, तो उसका फल उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। पापी केंद्रेश जो अभी हम बात कर चुके हैं, केंद्राधिपति दोष लगा ना तो शुभ हो गया। तो पापी केंद्रेश हो और यहाँ पर दोष मुक्त त्रिकोणेश हो, ये त्रिकोण या ये त्रिकोण दोष मुक्त हो तो अति उत्तम फल होगा, बेस्ट फल होगा। लेकिन अगर इन दोनों में फिर संबंध भी स्थापित हो जाए, किसी भी प्रकार का संबंध बना लेते हैं आपस में, तो विशेष शुभ हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। इससे अच्छा कोई योग होता नहीं है। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो चतुर्विध संबंध में जो हमने क्रमबद्ध तरीके से जो हमने बात करी थी कि सबसे बेस्ट क्षेत्र संबंध अगर बन जाए तो सर्वोत्तम, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। क्षेत्र संबंध के साथ दोष मुक्त त्रिकोण और पापी केंद्रेश हो तो सर्वोत्तम, अति उत्तम, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं, फल प्रदान करने वाली दशाएं होंगी। दृष्टि संबंध हो जाता है तो उससे कम होगी, स्थान दृष्टि संबंध हो जाता है तो उससे कम होंगी, और युति संबंध हो जाता है तो उससे कम होंगी। तो कंपैरेटिवली हमको ये देखना है कि संबंध किस प्रकार का बन रहा है। ये भी अगर कंडीशन हम कंसीडर करते हैं तो संबंध किस, चारों प्रकार के संबंधों में किस प्रकार का संबंध बन रहा है। दूसरी स्थिति क्या है कि पापी केंद्रेश हो, केंद्रेश तो पापी हो जाए, वही शुभता वाली स्थिति हो गई, और साथ ही केंद्र में भावेश का कोई ना कोई दोष हो, लेकिन त्रिकोणेश जो हो वो दोष मुक्त हो, तब क्या होगा, तब भी
अच्छा फल प्रदान करेगा, सर्वोत्तम तो नहीं करेगा लेकिन अच्छा फल प्रदान करेगा। इसमें भी अगर संबंध बन जाता है तो कंपैरेटिवली उतना ही बेहतर होता चला जाता है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि त्रिकोणेश तो दोषयुक्त हो और केंद्रेश पापी हो। फिर अगेन वही स्थिति हो रही है कि शुभ फल तो देगा लेकिन सामान्य शुभ फल देगा। इसमें भी संबंध अगेन देख लेंगे, अगर संबंध बनता है तो विशेष शुभ होता चला जाएगा। किस प्रकार का संबंध वो बनता है तो उसके हिसाब से और बेहतर होता चला जाता है। तो आई होप आप ये बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि हमें जब दशाओं का फलादेश करना है तो हमें किस प्रकार से हमें करना है। हम भावेशों की बात कर रहे हैं, हम योग कारक ग्रहों के साथ इनका संबंध की बात कर रहे हैं। योग कारक ग्रहों मतलब केंद्र और त्रिकोण की जब दशा चल रही होती है तब कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज और समझने वाली बात है कि महादशा ज्यादा प्रभावशाली होती है बजाय अंतरदशा के। देखिए इसमें मतांतर है, इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अंतरदशा विशेष प्रभावशाली होती है महादशा की, क्योंकि महादशा बड़ी दशा होती है। इसमें जब अंतरदशा आती है तो वो अंतरदशा इफेक्ट करती है, तो इसलिए ज़्यादा पावरफुल जो हो जाती है वो अंतरदशा हो जाती है। इनफैक्ट होता क्या है, जब महादशा चल रही होती है तो महादशा जो रोल प्ले कर रही होती है, मान लीजिए कि शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र तो योग कारक है, लेकिन इसमें जो अंतरदशा आएगी वो डिसाइड करती है कि अब परिणाम क्या आएंगे। शुभ ग्रह की दशा होगी तो शुभ फल प्रदाता बन जाता है शुक्र भी, और अगर अशुभ ग्रह की दशा होती है तो वो कंपैरेटिवली प्रभाव उसका कम हो जाता है। तो इफेक्ट किसका हो रहा है, बेसिकली इफेक्ट तो शुक्र का ही हो रहा है ना, क्योंकि उसकी महादशा हो रही है, महादशा चल रही है उसकी। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप जब घूमने जा रहे हैं तो आप या तो अपने परम मित्र के साथ जाते हैं, ये पहली बात, तो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जाते हैं तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आप मित्र के साथ जाते हैं तो सिक्योर फील करते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। आप अपने शत्रु के साथ जाते हैं तो अनसिक्योर्ड हो जाते हैं, और आप परम शत्रु के साथ अगर जाते हैं तो विशेष रूप से डरे हुए होते हैं। तो है तो आप ही, रिएक्शन तो आप ही का है, लेकिन साथ किसका मिल रहा है इसके अकॉर्डिंगली उसका प्रभाव, उसका फल, उसके प्रेडिक्शन बदलते चले जाते हैं। तो महादशा ज़्यादा प्रभावशाली होती है बजाय अंतरदशा के। देखिए एक महत्वपूर्ण बात और, यदि दोनों ही केंद्रेश व त्रिकोणेशों में कोई एक दोष युक्त होता है, या तो केंद्र और त्रिकोण की जब दशा चल रही होती है तो इन दोनों में से कोई एक दोष युक्त होता है, लेकिन दोष युक्त होने के साथ आपस में इनका संबंध नहीं बनता है, तो वो दशा अशुभ फल प्रदान करने वाली होगी। हमने पहले बात करी थी श्लोक नंबर 15 में। अगेन ये चीज दोबारा हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर केंद्र और त्रिकोण की दशा चल रही है, दोनों में से कोई एक या दोनों दोषयुक्त होते हैं लेकिन संबंध नहीं बना रहे होते हैं, तो दशा इसकी अशुभ फल प्रदाता होती है। एक या दोनों, अगर एक होगा तो अशुभ फल देने वाली होगी, और दोनों ही दोषयुक्त हो जाएंगे तो विशेष अशुभ देने वाली होगी, विशेष अशुभ प्रभाव देने वाली होगी। इसी के साथ अगर ये मारक होता है इनमें दोनों में से कोई एक, तो मारक का फल मिलने लगेगा, तो वो दशा मारक का फल देगी अगर इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनता है। तो अगर इन दोनों में या इन दोनों में या इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनता है और इन दोनों में से कोई एक मारक होता है, तो केंद्र या त्रिकोण के साथ मारक भी बनता है, तो ये मारक का फल देगी। और अगर दोनों ही मारक भी हो जाते हैं और केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी हो जाते हैं तो विशेष रूप से मारक फल प्रदान करने वाली होगी। यदि संबंध नहीं बनता है, तो संबंध बन जाता है तो सामान्य शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। ओवरऑल क्या है कि संबंध बनना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम दशा पढ़ रहे हैं तो देखिए एक बहुत बड़ा सूत्र आपको मिल रहा है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिला कि जब भी हम महादशा में अंतरदशा देखेंगे तो विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि महादशेश और अंतरदशेश
इसके मध्य में संबंध अगर बनता है, चतुर्विध संबंध में से कोई सा भी एक संबंध बनता है, तो वो दशा अशुभ फल प्रदान करने वाली नहीं हो सकती। क्लियर है? अगर संबंध नहीं बनता है तो अशुभ फल प्रदान करने वाली होगी। इन जनरल अगर देखें प्रेडिक्शन का नियम तो क्या है कि अगर केंद्र और त्रिकोण की दशा अगर चल रही होती है, महादशा में अंतरदशा केंद्र और त्रिकोण की, तो ये शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। यदि 2, 3 और 11 भाव की 2, 3 और 11 भाव की अगर दशा चल रही होगी तो सामान्य फल देने वाली होगी। दूसरे, तीसरे और 11वें भाव के स्वामी की महादशा में अंतरदशा यदि चल रही होगी तो सामान्य फल देने वाली होगी, नॉर्मल फल देने वाली होगी। लेकिन अगर त्रिक भाव के स्वामी की दशा 6, 8 और 12 इन तीनों में से किसी भाव की दशा चल रही होगी, देखिए अष्टम तो विशेष अशुभ है क्योंकि ये मारक भाव का स्वामी हो गया, ये मार्केश हो गया, क्योंकि अभी पीछे हमने मार्काध्याय पढ़ा था तो उसमें बताया गया था ये मार्केश हो गया। लेकिन ये छठा भाव त्रिक भाव का भी स्वामी है और त्रिषडाय भाव का भी स्वामी है, तो इसका तो कंपेयर होगा छठे और 8वें भाव से होगा। तो 6, 8 और 12 भाव की अगर दशा में अंतरदशा चल रही होगी तो विशेष रूप से अशुभ और कष्टदायक होगी। ये दशा फलाध्याय का विशेष नियम है। जब भी आप दशा देखेंगे तो आपको ये ध्यान देना है 6, 8, 12 भावों की महादशा में अंतरदशा चल रही है तो विशेष रूप से कष्टकारक होगी। लेकिन अगर दूसरे, तीसरे और 11वें भाव की दशा अगर चल रही है महादशा में अंतरदशा तो सामान्य फल देने वाली होगी, और केंद्र में त्रिकोण की अगर दशा चल रही है तो शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। देखिए संबंध वाला फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा। अगर इनमें सामान्य दशा है, सामान्य दशा की हमने बात करी, दूसरे, तीसरे और 11वें भाव की जो सामान्य दशा है, अगर इनमें संबंध स्थापित हो जाता है तो सामान्य शुभ फल देने वाली हो जाएगी। इसी प्रकार से 6, 8 और 12 भाव के स्वामियों की दशा अंतरदशा अगर होती है, महादशा अंतरदशा होती है और संबंध स्थापित अगर कर लेते हैं तो ये विशेष रूप से मारक बन जाती है, विशेष रूप से मारक प्रभाव देने वाली बन जाती है। तो संबंध का बहुत बड़ा महत्व है। संबंध स्थापित होते, देखिए क्यों मारक बन रही है, क्योंकि सधर्मी है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी, जब हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, सधर्मी हैं, एक ही धर्म के हैं। इनका धर्म क्या है? मारक प्रभाव देना। इनका धर्म क्या है? कष्ट देना। जब दोनों एक नेचर के ग्रह मिलते हैं, दोनों एक स्वभाव के ग्रह मिलते हैं, तो वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली फल क्रिएट करते हैं, फल जनरेट करते हैं, और जिसका फल जातक को मिलता है। लघु पाराशरी में एक विशेष रूप से श्लोक शब्द आया है, असंबंधीन पापकृत। असंबंधीन पापकृत, असंबंधी पाप फल प्रदाता होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि अगर असंबंधी होते हैं तो पाप फल प्रदाता बनते हैं। ये बात हमने आपसे करी श्लोक नंबर 32 की। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 34 की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।